हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चलते हैं सीए इंटर ऑडिट के चैप्टर 11 की तरफ। ठीक है, ये भी सिंपल चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं सीए इंटर ऑडिट के चैप्टर 11, दैट इज एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो लेट्स गो। हे सीए इंटर स्टूडेंट्स, केडीसी आपके लिए लाया है सीए इंटर ऑडिट के रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26। और इस कोर्स की खास बात यह है कि आप हमसे फुल कोर्स तो खरीद ही सकते हो, बट अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट टू वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक दी है, जस्ट फिल दैट और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सारे कोर्स की डिटेल्स आ जाएगी। तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, एनरोल नाउ। चल, सबसे पहले देखते हैं एथिक्स मतलब क्या होता है। क्या होता है एथिक्स? एथिक्स मतलब इट्स अ मोरल प्रिंसिपल विच गवर्न पर्सन्स बिहेवियर और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। किस तरह से बिहेव करना है, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। एथिक्स हम हमारे रेगुलर लाइफ में भी यूज करते रहते हैं, ठीक है, बट एथिक्स का प्रॉपर मीनिंग क्या है कि किस तरह से तुम्हें एक्ट करना है, किस तरह से तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। क्लियर? अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है प्रोफेशनल एथिक्स के। अब हम प्रोफेशन में आ गए, ठीक है, हम सीए की बात कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल एथिक्स में क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, मतलब कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। किस तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को बिहेव करना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज व्हाट? ऑनेस्टी। सिंपल, इंटीग्रिटी इज व्हाट? ऑनेस्टी। मतलब अगर तुम्हें पता है कि कोई भी स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर को पता है, अगर उस सीए को पता है कि कोई भी स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, गलत है, फॉल्स है, ठीक है, तो उसको सही नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है। जो सही, जो गलत वो गलत। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज व्हाट? कि ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी के भी प्रेशर में आके अपना काम का लेवल कम नहीं करना है, ठीक है, अपना काम उतनी ही अच्छे से करना है। किसी के भी प्रेशर में आके तुमको कुछ गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, या किसी के भी प्रेशर में आके तुम्हें कोई भी गलत चीज को सही नहीं बोलना है। क्लियर? उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। जो भी ऑडिटर काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, उस लेवल की, जितने लेवल की उस क्लाइंट का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे कोई नया सीए है, उसको किसी भी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी पता नहीं कैसे करते हैं, और एकदम अंबानी का मतलब रिलायंस का ऑडिट करने वो नहीं जा सकता। ठीक है, उसके पास उतना प्रोफेशनल नॉलेज, उतनी स्किल होनी चाहिए। क्लियर? प्लस डिलीजेंस मतलब क्या? टू एक्ट केयरफुली, थॉरोली, ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, एक्ट एज अ केयरफुली, मतलब जो भी काम कर रहे हो वो पूरे ध्यान लगा के अच्छे से, ईमानदारी से, पूरी मेहनत करके करना है। ठीक है, कोई भी उसमें लापरवाही अलाउड नहीं है। क्लियर? उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या कि एज यू नो कि ऑडिटर को कंपनी का बहुत ज्यादा अंदर का डेटा पता चल जाता है। ठीक है, तो उसका ये काम नहीं है कि एक कंपनी का पता चले तो दूसरे कंपनी को जाके बोल दो। नो, ऑफ कोर्स उसको जो भी पता है उसको अपने तक रखना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप। क्लियर? अब आते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर पे। प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब क्या कि it requires an accountant to comply with relevant laws and regulations and avoid any conflict that accountant knows or should know might discredit the profession. प्रोफेशन पे दाग लगे ऐसा कुछ नहीं करना है। क्लियर? तो प्रोफेशन को तुम्हें आगे रखना है, ठीक है, प्रोफेशन पे कोई दाग ना लगे, इस तरह का कोई काम तुम्हें नहीं करना। क्या ये कैसे सीए, ये कैसे ऑडिटर है, नो। ठीक है, सो दीज आर दी 5
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इस तरह से बिहेव करना चाहिए। क्लियर? अब आता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली डेफिनेशन, independent examination. What it means? It means these two things: independence of mind and independence of appearance. तन मन धन से तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, धन नहीं, तन मन से तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है? मतलब क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, तुम्हारा दिमाग लालची नहीं होना चाहिए, उस कंपनी की तरफ बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है? तुम्हारे अंदर जो भी तुम सोच रहे हो, तुम जैसे भी एक्ट कर रहे हो, तुम जैसे भी मतलब कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, दैट शुड बी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड दिमाग की, माइंड की इंडिपेंडेंस। एंड सेकेंड थिंग इज इंडिपेंडेंस ऑफ सेकेंड थिंग इज इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि तुम होने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए। व्हाट इट मीन्स कि वहां का सपोज कोई एम्प्लॉय है जो तुम्हारा भाई है, ठीक है, तो भले ही तुमने बोला कि नहीं मैं अपने दिमाग में इंडिपेंडेंट हूं, ठीक है, मैं कोई भी से काम नहीं करूंगा, मैं उसके प्रेशर में उससे बात भी नहीं करूंगा। आई डोंट नो वो कौन से डिपार्टमेंट में है, मैं भले वो एकदम सीनियर लेवल पे हो, बट मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। ठीक है? मैं उससे दूर रहूंगा क्योंकि मैं दिमाग से इंडिपेंडेंट। नो, तुम्हें दिखना भी इंडिपेंडेंट है। ऐसा कोई रिलेशन, कोई वहां पे कनेक्शन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें ऐसा लगे कि वो प्रेशर कर रहे हैं। ठीक है? जैसे एक मान्यता होती है कि अगर ये किसी का मतलब बहुत अमीर का बच्चा है तो ऑलरेडी उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती है, उसका काम तो हो ही जाएगा। ठीक है? भले उसने खुद की मेहनत से क्यों ना किया हो। तो ये एक मान्यता रहती है क्योंकि वो दिख नहीं रहा है मेहनती, या उसने अपने मेहनत से किया है। भले उसने मेहनत से किया होगा, बट क्या सोचा जाता है कि हाँ पापा का सपोर्ट है उसको। तो उसी तरह यहां पे भी है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट इन माइंड एंड अपीयरेंस ऑल्सो। क्लियर? अब आते हैं कि इंडिपेंडेंस को धोखे क्या क्या होते हैं, किस तरह के धोखे होते हैं। 5 टाइप के हैं। ठीक है? सबसे पहला देखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। हमारा वहां कोई इंटरेस्ट है, ऑडिटर का वहां पे कोई फाइनेंशियल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है, लोन है, ठीक है, या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट है, लोन है, या फिर अकेला क्लाइंट है, वो अपना चला गया तो कैसे होगा, बहुत बड़ी फीस देता है, ठीक है, चला गया तो क्या करूंगा मैं, तो हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंटरेस्ट रेट। अगर हाँ के हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे तो मटेरियली मिसस्टेटेड होगा तो भी हम हाँ ही बोलेंगे। क्लियर? सेकेंड, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब क्या कि सपोज तुम उस मतलब सपोज ऑडिटर वहां का डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर रह चुका है, ठीक है, और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसने संभाल के रखा था, और अब एज ऑडिटर तुम वही डिपार्टमेंट वापस चेक कर रहे हो, तो ये बहुत इसके चांसेस है कि तुमने हो सकता है वो टाइम पे कोई गलतियां की हो, और अब तुम खुद ही उसको चेक कर रहे हो, तो अब तुम वो गलतियां इग्नोर कर दो कि यार मैंने किया, मेरे ऊपर इनाम आ जाएगा। ठीक है? तो जो तुम ऑलरेडी जो पोजीशन पे काम कर चुके हो और उस पोजीशन के अंडर जो जो ट्रांजैक्शंस या जो भी चीजें आती है एज ऑडिटर तुम अगर चेक करते हैं तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। क्लियर? कि तुम अपनी गलती नहीं देखोगे या उसको इग्नोर करोगे। सेकेंड इज एडवोकेसी थ्रेट। सपोज ऑडिटर कंपनी का लॉयर हुआ या उसके केसेस लड़ रहा है, तो वो उसके तरफ से बोलेगा। ठीक है? भले ही उसको पता है कि कंपनी में गड़बड़ है नहीं है वॉटेवर, तो वो ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, उसको वहां पे उसकी कैंपेनिंग उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना ही पड़ेगा। ठीक है? बट दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी थ्रेट कि तुम किसी और पोजीशन की वजह से कंपनी का कैंपेनिंग कर रहे हो, वाहवाही कर रहे हो, ठीक है, बट तुम्हें एज ऑडिटर पता है ये प्लस है या माइनस है। ठीक है? तो तुम आइदर और तुम्हें चूज करना पड़ता है। क्लियर? Can be perceived by as backing and campaigning causes auditee client, and it may lead to belief that auditor is not acting and working objectively. Okay? उसके बाद आता है familiarity threat. Familiarity threat मतलब क्या? फैमिली हो तुम। familiarity threat मतलब कि जो भी सपोज तुम्हारा कोई वहां पे रिलेटिव है काम कर रहा है, या तुम्हारे ऑडिट टीम में कोई एक मेंबर है जिसका रिलेटिव वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, या फिर उस क्लाइंट के साथ तुम्हारे बहुत पुराने संबंध है, या फिर तुम्हारा कोई पिछला पार्टनर अब वहां पे डायरेक्टर है, ठीक है। सो दीज आर फैमिलियरिटी थ्रेट्स।
कि इंडिपेंडेंस ऑफ, मैंने बोला ना अपीयरेंस, अब अपीयर नहीं हो रहा है ना, कनेक्शन है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वहां से प्रेशर आ सकता है, इन्फ्लुएंस आ सकता है, सो दिस इज कॉल्ड फैमिलियरिटी थ्रेट। क्लियर? के बाद इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या कि when the auditor are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism, basically this would happen because of threat of replacement over disagreement। तुमने कुछ भी चूचा की कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, मैं ये साइन नहीं करूंगा, या मैं इसको सही नहीं बोलूंगा, तो वो बोलेंगे हाँ निकल, अभी दूसरे ऑडिटर को लेंगे, उसको ज्यादा फीस देंगे, तुमको नहीं देंगे, ठीक है। तो क्लाइंट बचाने के चक्कर में या ऑडिट फीस कम ना हो जाए इस डर में तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लियर? इस ऐसे 5 थ्रेट होते हैं टू इंडिपेंडेंस। इससे हम मतलब इससे ऑडिटर क्लियरली विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट प्रेशर नहीं सोच सकता, नहीं काम कर सकता। क्लियर? अब थ्रेट तो आ गया, अब उससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा वो हमें इसमें दिया है। सिंपल क्या है कि फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट इज इसेंशियल दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। क्योंकि ऑडिटर के काम पे पूरी पब्लिक भरोसा करती है, ही शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंस, माइंड एंड अपीयरेंस, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना है, बिफोर टेकिंग एनी वर्क ही मस्ट कॉन्शियसली कंसिडर कि थ्रेट इन्वॉल्व है या नहीं। ऊपर जो 5 थ्रेट पड़े वो हर काम से पहले उसको देखना है कि इन्वॉल्व है या नहीं, कोई थ्रेट है या नहीं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन ऑडिटर शुड ईदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क और एलिमिनेट द थ्रेट। अगर कोई सपोज मैं जो भी तुम्हारी ऑडिट टीम है उसमें अगर कोई मेंबर का रिलेटिव है उसको मत लो काम में, ठीक है, उसको कोई दूसरा काम दे दो, अपनी टीम में मत इन्वॉल्व करो, उस कंपनी के ऑडिट में मत इन्वॉल्व करो, तो तुमने रिमूव कर दिया थ्रेट। क्लियर? या फिर उसने क्या बोला, डिसीज फ्रॉम द टास्क, वो टास्क लो ही मत। क्लियर? If the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguard, then he must not accept the work। अगर उसको ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि कोई थ्रेट नहीं है तो उसको काम एक्सेप्ट नहीं करना है। सिंपल, ठीक है। इंडिपेंडेंस का इतना इंपॉर्टेंस है कि तुम काम को भी तुम्हें छोड़ना पड़ सकता है। क्लियर? अब आते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे। 2-3 टर्म्स हमने बताई है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग माइंड होना, बीइंग अलर्ट। ऐसा नहीं कि जो सामने वाले ने बोला, जो वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी एम्प्लॉयज उन्होंने जो बोला तुमने हाँ में हाँ मिला दी, नहीं, तुम्हें प्रूफ देखना है कि सही में वो जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें तुम्हें देखनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनिंग माइंड। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। जितना तुम पढ़ाई में भी ये चीज रखोगे तुम्हें उतना फायदा होगा। क्या? सो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए उसके, कि ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ठीक है। सपोज कि जो बैलेंस कंफर्मेशन है वो अलग बैलेंस बता रहा है, बट तुमने जो पूरे सेल्स चेक किए वो सारे सही थे, ठीक है, बट बैलेंस कंफर्मेशन जो डेटा से मिला वो कुछ और है, वो गलत बता रहा है। तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्ट हो गए कि सेल्स सब सही कैसे या क्रेडिट सेल्स सब सही कैसे जब डेटर का बैलेंस सही नहीं आ रहा है। तो दीज आर 2 डिफरेंट ऑडिट एविडेंसेस रिलेटेड टू सेम मैटर जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली information that brings question and reliability of documents, responses to inquiries used to be as audit evidence, लोगों से पूछा उन्होंने सही आंसर नहीं किया, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। क्लियर? Maintaining professional skepticism throughout the audit is necessary if the auditor is to reduce the risk of overlooking unusual circumstances, overgeneralizing when drawing conclusion from audit observation। मतलब क्या बोल रहे वो कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखने से हमें क्या पता चलता है या कब जरूरी होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जब ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जो रूटीन नहीं है, ठीक है, या फिर जो भी हमने ऑडिट ऑब्जर्वेशंस निकाले या जो भी हमने ऑडिट एविडेंसेस निकाले, 4 चीजें चेक की, हाँ सब कुछ सही है, ऐसा नहीं होता,
ठीक है, सपोज हमने 4 परचेस इनवॉइस चेक किए, सब कुछ सही बोल दिया, ऐसा नहीं होता, हमें इंटरनल कंट्रोल भी चेक करना चाहिए, उसमें से भी बड़े बड़े उसमें भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगानी चाहिए। ठीक है, तो हमें 2-4 एविडेंसेस जमा करनी चाहिए। क्लियर? ये हो गया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब आते हैं 210 पे, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे क्या बोल रहा है कि डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विथ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। कोई भी ऑडिट, कोई भी काम चालू करने से पहले एक टर्म्स साइन होती कि क्या क्या टर्म्स है, कौन ऑडिट कर रहा है, किसको हमें रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है, क्या हमारा स्कोप है, ये सब उस टर्म्स में होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये चीज है कि सबसे पहले अपने को हमें क्या देखना है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म हैज बीन एग्रीड। मतलब काम करने से पहले हमें क्या क्या चीजें पहले मतलब सामने वाले से साइन करा लेनी है कि भाई ये है तो हम काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसमें से पहली चीज क्या है कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या नहीं। प्री कंडीशंस क्या है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, प्री कंडीशंस मतलब प्री कंडीशंस एग्जिस्टेंस में है या नहीं, और दूसरी कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद, मतलब दोनों में झगड़ा नहीं है, टर्म्स से रिलेटेड दोनों एग्री है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट लेफ्ट में जा रहा हो तुम राइट में जा रहे हो, एग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि बात पूरा ऑडिट तुम्हें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में टर्म्स में दोनों का हामी होनी चाहिए। क्लियर? ये 2 चीजें हैं तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अब व्हाट आर द प्री कंडीशंस? सबसे पहली प्री कंडीशंस क्या है कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कंपनी का हो या तुम बैंक का कर रहे हो, तो जिस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या, रूल्स जिसके बाउंड्री में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए, इस रूल्स को फॉलो करके, एएस को वगैरह फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, उसका प्रेजेंटेशन, उसका अकाउंटिंग, वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है या नहीं, या तुमने कुछ गलत तरीके से अकाउंटिंग की है या अपने मन से कोई ऐसे एएस फॉलो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें एक्चुअली फॉलो करना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेंस पहले देखना पड़ता है, पहली बात। एंड दूसरी बात, मैनेजमेंट से लिखवा के लो। क्या लिखवा के लेना है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। किससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? कि जो भी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू द अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। दूसरा, उन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड तीसरा कि वो ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देंगे जो भी ऑडिटर बोलेगा। एंड तीसरा, सारे लोगों से वो बात करने देगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन। ये कब काम आता है? जब तुम डेटा कंफर्मेशन मांगते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगते हो, तब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ये है प्री कंडीशंस। तो अगर ये एग्जिस्ट है, यू कैन मूव ऑन। ठीक है, बट अगर इफ द प्री कंडीशंस फॉर द ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। और अगर लॉ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये 2-3 चीजें नहीं है, ठीक है, तो ऑडिटर हैज अ चॉइस नॉट टू एक्सेप्ट द ऑडिट। क्लियर? अब आते हैं एग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स। एग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स मतलब क्या कि जनरली लॉ में लिखा होता है कि क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या स्कोप है, वो सब लिखा होता है। बट अगर नहीं लिखा है, क्या लिखा है देखो, except in cases where it is required under law to get account audited, audit is a matter of contract between auditor and client। ठीक है, लॉ में लिखा है ऑडिट कराना है, तो उस केस में ये भी लिखा होता है कि किस तरह से कराना है या उसमें क्या क्या टर्म्स है, तो टर्म्स वहां पे आ जाती है। बट अदरवाइज ये दोनों के बीच की बात है। क्लियर? तो उस केस में भी बट एक उन्होंने पॉइंट्स दिए कि इतने पॉइंट्स तुम्हारे टर्म्स में होने चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, क्या काम करना है, स्कोप, इस पर्पस से काम करना है। उसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, अप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कौन सा है, ठीक है, एंड
किस तरह से तुम्हें वो रिपोर्ट देनी है, कौन से फॉर्म में, उसमें क्या क्या हेडिंग्स होने चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, ये बेसिक 4-5 चीजें तो उस टर्म्स में होनी ही चाहिए, भले ही वो तुम दोनों का मैटर है, मतलब ऑडिटर का और क्लाइंट का। क्लियर? अब आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब क्या, ऊपर हमने टर्म्स के बारे में बात की, ठीक है। अब ये टर्म्स अगर चेंज करने हैं तो उस चेंज करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर ये दो तीन चीजें तो तुम चेंज कर सकते हो। क्या लिखा है? द ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू चेंज इन टर्म्स where there is no reasonable justification for doing so। ऐसा नहीं उठे सुटे हाँ मैनेजमेंट ने बोला ये मत करो तो ठीक है चेंज कर दिया, वो मत करो तो चेंज कर दिया, नहीं, कोई भी एक सही रीजन होना चाहिए तभी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स चेंज होते हैं। क्लियर? वो क्या कब होते हैं, कब रिक्वेस्ट कर सकता है एंटिटी? when a change in circumstances affecting the need for the service। कोई और एक डिपार्टमेंट या और एक चीज ऐड करना है कि भाई ये भी हमको चेक करके दो आप, ठीक है, वो तो तुम्हारे ऑलरेडी टर्म्स के स्कोप में नहीं लिखा है, ये एरिया हमको कवर करके दो, ऐसा अगर जरूरी है, सपोज लॉ ने बोला कि तुमको ये जरूरी है करना, ये चेक कराना ऑडिटर से, तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं अभी पूरा ऑडिट कर लो फिर वापस आके ये वाला एरिया चेक करना, नहीं, ये वाली रिपोर्ट हमें अलग से देना, नहीं। तो तुम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑडिटर को कि इतना पोर्शन या इतना एडिशनल सर्विस तुम्हारे स्कोप में ऐड कर दे, ठीक है। या फिर दोनों को किस तरह का ऑडिट है ये समझने में ही गड़बड़ी हो गई, ठीक है, उनको ऐसा लगा पूरा इंक्लूड हो जाएगा ऑडिट, तो बोला नहीं सिर्फ रेवेन्यू या सिर्फ एक्सपेंस का ही ऑडिट करने के लिए हम आए हैं, या सिर्फ स्टॉक का ही ऑडिट करने के लिए हम आए, हम पूरा ऑडिट करने के लिए नहीं आए, या A to Z ऑडिट करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर कोई स्कोप पे कोई भी लिमिटेशंस लगा है कि तुम ये नहीं चेक कर सकते, वो नहीं चेक कर सकते, तो इस केस में जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो चेंज हो सकता है, या मैनेजमेंट या जो भी एंटिटी है वो रिक्वेस्ट कर सकती है, देन इट इज अप टू ऑडिटर। क्लियर? लिखा है इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इट इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब क्या कि ऊपर से कोई भी जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो बोले नहीं हम पूरा ऑडिट नहीं करेंगे, हम इतना ही पोर्शन चेक करेंगे, ऑडिटर बोल रहा है, ठीक है, और मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं आपको पूरा ही करना पड़ेगा, वो मानने के तैयार नहीं है, तो उस केस में विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट, छोड़ दो। क्लियर? वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ दो। एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन इधर कॉन्ट्रैक्चुअल अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू अदर पार्टीज और दोस्त चार्ज, मतलब जिसको बताना है उसको बता दो। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑडिटर शुड कंसिडर बिफोर एग्रीइंग टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऊपर हमने किस बारे में बात की कि ऑडिट स्टार्ट होने से पहले जो टर्म्स है वो अगर चेंज करना है तो वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, किस चेंज के बारे में बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि ऑडिट चल रहा है उसके बीच में वो टर्म्स चेंज करने की बात कर रहा है, स्कोप चेंज करने की बात कर रहा है। अब उससे क्या होगा? ठीक है, सपोज ऑडिटर को इतना चेक करने के लिए दिया है, ठीक है, अब मैनेजमेंट बोल रही है कि तुम इतना ही चेक करो, तो इसको बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। ये पूरा का पूरा चेक करता तो वो रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता, बट अगर उस पर्टिकुलर पार्ट चेक करने बोल रहे हैं या उसको ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ तुम असेट के कुछ ही असेट चेक करो या सारे परचेसेस चेक मत करो या सारे एक्सपेंसेस चेक मत करो, तो वो क्या दे सकता है? लिमिटेड अश्योरेंस, उसका अश्योरेंस लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात चल रही है, तो वही लिखा है इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that convey a lower level of assurance, auditor shall determine whether there is a reasonable justification। हर चीज पे justification लगता है, ठीक है। अगर justification है भी तो एग्री करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कोई लीगल implication तो नहीं है अपने ऊपर, ठीक है, कोई केस वेस तो नहीं कर देगा, ठीक है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या करना है? द ऑडिट वर्क परफॉर्म टू द डेट ऑफ चेंज में बी रिलेवेंट टू द चेंज एंगेजमेंट, मतलब जहां से टर्म्स चेंज हुए फिर वहां से अब पूरा प्रोसीजर या वो हमारी एक काइंड ऑफ न्यू ऑडिट डेट मानी जाएगी जहां से ऑडिट स्टार्ट हुआ।
ठीक है। However, the work required to be performed and a report to be issued, उस चीज में दो चीजें हमें अवॉइड करनी। क्या कि ओरिजिनल जो भी तुम्हारा रिपोर्ट है, ठीक है, न्यू रिपोर्ट है, उसमें ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी प्रोसीजर जो ओरिजिनल ऑडिट के लिए की है उसका भी कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। क्लियर? सब कुछ न्यू, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्या ओरिजिनल है क्या न्यू है, ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इन दोनों का रेफरेंस, द रिलेटेड सर्विस वुड नॉट बी इंक्लूड अ रेफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है। एंड इफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स आर चेंज, द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल एग्री एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स इन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म। नए टर्म्स उनको लिखने चाहिए। क्लियर? दोनों में फर्क आ गया, दोनों चेंज में, ठीक है। अब आते हैं रिकरिंग ऑडिट्स पे। रिकरिंग ऑडिट मतलब क्या? पिछले साल भी तुमने किया, उसके पिछले साल भी मतलब ऑडिटर ने किया, अभी भी वही कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रिकरिंग ऑडिट। तो हर साल अगर ऑडिटर कर रहा है तो उसको हर साल टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टर्म्स रिवाइज करने की जरूरत कब पड़ती है? इन केसेस में, ठीक है। क्या लिखा है? However, the following factors may make it appropriate to revise the terms of engagement, audit engagement, or to remind the entity of the existing terms. न्यू भी लिखवा सकते हैं या एग्जिस्टिंग उनको वापस बता सकते हैं। कब? जब उनको स्कोप से रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि स्कोप में इतना ही पोर्शन चेक करना लिखा था, सपोज एक्सपेंसेस ही चेक करने लिखे थे, वो बोले थोड़ा सा सेल्स भी चेक कर दो ना, थोड़ा असेट भी तो उससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन के साथ असेट भी चेक कर दो ना। नहीं, ये हमारे स्कोप में नहीं है भाई, तुमको स्कोप याद दिलाना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, या फिर कोई सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट आ गई, तुम्हारा फ्रेमवर्क चेंज हो गया, ठीक है, या कोई भी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, तो कुछ भी चेंज हुआ है तो उस केस में टर्म्स को बताना जरूरी है, ठीक है, न्यू टर्म्स या एग्जिस्टिंग टर्म्स। क्लियर? अब आते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म, SQC1, SQC1 एंड SA 220 दोनों समहाउ सेम ही बात कर रहे हैं, इसलिए अपन पहला वाला अच्छे से ले लेंगे, दूसरा मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे दूंगी, ठीक है। अब SQC क्या बोल रहा है? SQC किससे रिलेटेड है? पहली बात तो SQC इज रिलेटेड टू दैट ऑडिटिंग फर्म, ये फर्म, उस ऑडिटर की फर्म से रिलेटेड ये रूल्स है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि कोई भी काम, कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट अच्छे से करने के लिए ऑडिट फर्म में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या ऑडिट फर्म ने क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्या क्या रूल्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ये SQC1 में बताया है। क्लियर? तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, तुम्हारा इंटरनल कल्चर तुम्हें प्रमोट करना चाहिए, मतलब कि बॉस ही गलत है तो एम्प्लॉयज तो गलत होंगे ही, ठीक है। बॉस ही ऑनेस्ट नहीं है, जो भी प्रिंसिपल ओनर है या जो भी फर्म का ऑडिटर है, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, वही अगर करप्ट है तो एम्प्लॉयज से या वहां के स्टाफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इट इज योर ड्यूटी कि तुम एक क्वालिटी कंट्रोल मतलब वहां पे प्लेस करो। क्लियर? दूसरा वही लिखा है, द एग्जाम्पल सेट बाय फर्म्स लीडर्स एनकरेज एन इनर कल्चर दैट रिकॉग्नाइज हाई क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, टाइम से आना, टाइम से, मतलब एवरीथिंग, हर छोटी छोटी चीज वो क्वालिटी इंप्रूव करती है काम की। दूसरा, एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या? एथिकल रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू कि हम इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये सब कुछ एक दूसरे से, या जो भी हमारे प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़े वो सब हम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखो, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म एंड इट्स पर्सोनल, सिर्फ उस ऑडिटर के बारे में बात नहीं चल रही, उसके स्टाफ के बारे में भी बात चल रही है, ठीक है। कंप्लाई विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट कंटेंड इन कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI। कोड ऑफ एथिक्स मतलब क्या? कोड ऑफ एथिक्स मतलब क्या? जो हमने ऊपर पढ़े, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये
उन लोगों में मतलब उस स्टाफ में, ऑडिटर में, सब में ये चीज है या नहीं। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए फर्म में जो ये आइडेंटिफाई कर सके। क्लियर? द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल अश्योरेंस दैट फर्म इट्स पर्सनल मेंटेन इंडिपेंडेंस वेयर रिक्वायर्ड बाय कोड। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि वो अपना इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करे कि हम इंडिपेंडेंट है, और इन केस अगर कोई थ्रेट है तो वो भी कम्युनिकेट जो भी स्टाफ है उन्हें खुद से करना चाहिए, वो एनवायरमेंट तुम्हें क्रिएट करना है। क्लियर? There should exist a mechanism in the firm by which engagement partner provide the firm with relevant information about the client engagement. Independence का पता कब चलेगा? अगर कोई स्टाफ का कोई भाई वहां पे, कब पता चलेगा? जब तुम उस कंपनी का डिटेल बताओगे, उस कंपनी के बारे में डिस्कस करोगे, ठीक है, तब तुम्हारे स्टाफ को पता चलेगा और उनको ये पता चलेगा कि हाँ मेरा वहां पे कोई भाई है, तो शायद मैं आई एम थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, तो मैं यहां से आउट हो जाती हूँ। ठीक है, तो तुम्हें उतना कम्युनिकेशन अपने स्टाफ के साथ रखना है। क्लियर? के बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑन क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, एक तो तुमको एक्सेप्ट करना है कब, या फिर तुम्हें उस क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करना है कब जब तुम्हारा उतना स्टाफ है, उतनी कैपेबिलिटी है, उतना नॉलेज है, उतना स्किल है। इफ यू आर दैट मच कॉम्पिटेंस तो एक्सेप्ट करो। ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ तुम फुलफिल कर रहे हो, जो भी इंडिपेंडेंस का अपन ने जितना भी ऊपर पड़ा उसके साथ तुम कंप्लाई कर रहे हो, कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, और क्लाइंट भी सही है, सिर्फ हमारा नहीं देखना है, ऑडिटर को अपना नहीं देखना है, क्लाइंट को भी देखना है कि वो सही है या नहीं। ठीक है, हम कर सकते हैं क्या, हम सही है क्या, वो सही है क्या, दैट्स इट। क्लियर? अब क्लाइंट की इंटीग्रिटी के लिए क्या क्या देखना है, उसने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे क्लाइंट की रेप्यूटेशन क्या है, ठीक है, उनका काम कैसा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी उनके सीनियर लोग हैं उनका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, उसके बाद ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट को सिर्फ फीस से मतलब है, तो कि कम से कम फीस लो, कम से कम फीस लो, क्वालिटी वगैरह काम कराने से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशंस लगा रहा है स्कोप पे, ये सब उसके प्लस क्या लिखा है, और या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है कि इससे क्लाइंट की इंटीग्रिटी पता चलती है। तो अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो उसको छोड़ दो। वही लिखा है कि इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फर्म एंड क्लाइंट इट शुड बी प्रॉपरली रिजॉल्व्ड वेयर द फर्म ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन दैट हैव कॉज्ड इट डिक्लाइन द एंगेजमेंट इफ दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड अर्लियर। Policies and procedure on continuance of engagement and the client relationship should include consideration of professional and legal responsibilities and the possibility of withdrawing from the engagement. अगर वो चीज कोई इंफॉर्मेशन पहले पता चलती तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, अगर ऐसी कोई चीज सामने आई है तो हमें ये देखना पड़ता है कि कोई लीगल इम्प्लीकेशन तो नहीं है और हम कैसे यहां से विड्रॉ कर सकते। क्लियर? अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या बोला गया है कि फर्म में ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल अश्योरेंस that it has sufficient personnel with capabilities, competence and commitment, and to enable the firm or engagement partner to issue report that are appropriate in the circumstances. मतलब ऑडिट फर्म का स्टाफ ऐसा होना चाहिए कि वो उतना कॉम्पिटेंट है, उतना अपडेटेड नॉलेज का है, उतना स्किल का है, उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ता है। ठीक है, तो तुम प्रॉपर रिपोर्ट उनको क्लाइंट को दे पाओ, उसके हिसाब से तुम्हारा जो स्टाफ है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो उतने कॉम्पिटेंट है या नहीं, और उनको कॉम्पिटेंट रखने के लिए क्या रूल्स एंड पॉलिसीज तुम्हारे पास है ऑडिट फर्म के पास। ठीक है, के बाद या करनी चाहिए, क्या लिखा है, इस्टेब्लिश, द फर्म शुड इस्टेब्लिश ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कि तुम्हारा स्टाफ कॉम्पिटेंट रहे, इन शॉर्ट। ठीक है, एंड लास्ट इज एंगेजमेंट, सेकेंड लास्ट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि कोई भी काम करने में क्वालिटी कब आती है, वही लिखा है कि कोई भी काम करते वक्त ऑडिट फर्म में क्वालिटी कब आएगी। इट इज अचीव्ड थ्रू थ्रू ब्रीफिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरवाइजिंग एंड ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग
परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। मतलब क्या बोला है कि क्वालिटी कब आएगी काम में, जब तुम ये 3-4 चीजें करोगे। कौन सी 3-4 चीजें, कि तुम हमारे अपने एंगेजमेंट टीम के साथ बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, प्लस जो भी तुम्हारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है उनके साथ तुम पूरा ऐसे के साथ पूरा कंप्लाई कर रहे हो, ठीक है, प्लस तुम जो भी तुम्हारा स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हो, उसको टाइम टू टाइम उसका काम रिव्यू कर रहे हो, टाइम टू टाइम बराबर डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो। तो इन सब चीज़ों का मिला के एक क्वालिटी ऑफ वर्क बनता है, ठीक है। तो ये सब हो, इससे रिलेटेड तुम्हारे पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए, तब जाके एक ऑडिट फर्म का काम या वो जो भी ऑडिट एंगेजमेंट लेगा वो प्रॉपरली कर पाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब क्या, कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हमने सेट कर लिए, हमने मतलब ऑडिट फर्म ने, खत्म हो गया काम, ठीक है। लोग बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, अलग अलग तरीके का काम आ रहा है, अलग अलग तरीके के नेचर के जॉब्स आ रहे हैं, मतलब नेचर का काम आ रहा है। तो तुम्हें टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि मैंने जो पॉलिसीज लगाई है वो सही से काम कर रही है या नहीं। दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। वही लिखा है, द फर्म शुड इंश्योर दैट पॉलिसीज relating to the system of quality control are relevant, adequate, operating effectively and comply within a practice। मैंने जो इस्टेब्लिश किया है वो अभी भी सही से चल रहा है, तो मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द, व्हाट आर दीज, SQC 1 में लिखा है कि तुमको ये सब फॉलो करना है। क्या लिखा है, द फर्म्स System of quality control should include policies and procedure addressing each of the following elements। इन सब चीजों से रिलेटेड तुम्हारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे 220 में भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी क्वालिटी ऑफ ऑडिट के बारे में बात करता है, ठीक है। सबसे पहले उसने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑडिट, ठीक है। के बाद रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वही थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। फिर क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें क्या क्या देखना है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले, या फिर न्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हें देखना है उसकी इंटीग्रिटी, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, प्रॉपर ऑडिटर कोई एक्सपर्ट्स जो भी कैपेबल है या नहीं, वो सब तुम्हें देखना है, उनका कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज है या नहीं, ठीक है। फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या बोला है कि सही से डायरेक्शन सुपरविजन होना चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट्स जानी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग, कि मॉनिटरिंग प्रोसेस इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलर ही है इसलिए मैंने उसको वापस से रिपीट नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर 11 समझा हो। सिंपल चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आ रहा है, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और अगर आपको ऑडिट के क्लासेस खरीदने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप उसको खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।